हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्प्रेड द सीएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरएफ के एमसीक्यू को। ये इसका सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, द कंसिडरेशन मस्ट बी, प्रतिफल होना चाहिए तो नीड नॉट बी एडिक्वेट, जरूरी नहीं है कि जो प्रतिफल है वो पर्याप्त रहे। पर्याप्त होने का मतलब क्या है? जैसे 5,000 का कोई कॉस्ट का मटेरियल है, अगर उसका ऑनर चाहे तो उसको 500 रुपये में भी बेच सकता है। बस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो पर्याप्त रहे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, द एग्रीमेंट विच आर इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार और उद्योग ठहराव क्या होता है? तो ये क्या होता है? व्यर्थ होता है, धारा 27। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि अनुचित प्रभाव के कारण कोई भी ठहराव बना है तो वो क्या होता है? वो वॉइडेबल होता है, यानी कि जो भी पीड़ित पक्षकार है जिसके ऊपर भी अनुचित प्रभाव किया गया है वो चाहे तो उसको वॉइड करा सकता है, वॉइडेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, वॉइड एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन, व्यर्थ ठहराव को कौन सी धारा में डिफाइन किया गया है? तो व्यर्थ ठहराव और व्यर्थ अनुबंध, इसको डिफाइन किया गया है जी में और इसको डिफाइन किया गया है जे में। ये आपको याद होना चाहिए एकदम अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू जनरल ऑफर, यानी कि सामान्य प्रस्ताव से संबंधित कौन सा वाद है? वेलफेयर बनाम वेलफेयर किससे संबंधित है? आपका लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि जो भी वैधानिक उत्तरदायित्व होते हैं उससे संबंधित आपका वेलफेयर बनाम वेलफेयर है। गौरी दत्त बनाम लालमन शुक्ल का जो केस है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। वहीं पर जो फेल्ट हाउस और बिंडले का केस है वो एक्सेप्टेंस प्लस इनविटेशन टू ऑफर से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 आपका है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जो कि संबंधित था जनरल ऑफर से। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज डैश वेयर एज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज, तो जो भी बाजी का ठहराव होता है वो वॉइड होता है, और जो आकस्मिक ठहराव होता है, आकस्मिक ठहराव मतलब कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, जैसे इंश्योरेंस, अगर एक्सीडेंट हुआ तो पैसा मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, तो ये क्या होता है? वैलिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, विच सर्कमस्टांसेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि कौन सी परिस्थितियों में मूल अनुबंध को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होती है? मूल अनुबंध का मतलब क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट पहली बार में बना है, जैसे ए है और बी है, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी कार को खरीदने के लिए। ए के पास कोई कार है, बी कहता है कि ठीक है मैं उसे 5 लाख रुपए में खरीद लूँगा, तो ये आपका मूल प्रस्ताव हो गया। अब मान लीजिए उनमें से कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस कर देते हैं, बाद में वो सब एग्री हो जाते हैं, चलो ठीक है 4,80,000 में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो 5 लाख रुपए वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी पूरा करना जरूरी है? नहीं जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चीज़ परिवर्तित किया जाता है तो जो मूल प्रस्ताव है जो मूल अनुबंध है उसको पूरा करना आवश्यक नहीं हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, इफ़ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों एग्री कर जाते हैं किसी नए अनुबंध को बनाने के लिए, तो वो भी क्या होता है? जो मूल अनुबंध, यानी कि जो पहली बार अनुबंध बना है उसको पूरा करना आवश्यक नहीं रह जाता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, इफ़ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू रिस्काइंड इट, यानी कि जो अनुबंध बनाया हुआ है 5 लाख रुपए का, अब उसे वो रद्द करना चाहते हैं, तो इसमें भी क्या होगा? अनुबंध को पूरा करना आवश्यक नहीं रह जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन लेज डाउन द प्रोविजन ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि भारतीय अनुबंध अधिनियम में वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य किस में बताया गया है? तो ये बताया गया है धारा 23 में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लेज डाउन द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैध अनुबंध की आवश्यक लक्षण को किस में बताया गया है? तो वो बताया गया है धारा 10 में। धारा 11 और 12 में क्या बताया गया है? कैपेसिटी ऑफ पार्टी, यानी कि कोई भी अनुबंध करने के जो भी पक्षकार होते हैं उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, द लीगल मैक्सिम क्विड प्रो क्यो रिफर्स टू, कानूनी कहावत क्विड प्रो क्यो किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कंसिडरेशन से, और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है?
कुछ के बदले कुछ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग, अब ये पूछ सकता है आपका कि क्विड प्रो क्यो किससे रिलेटेड है, एग्रीमेंट से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, प्रपोजल से रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस से रिलेटेड है या कंसिडरेशन से। तो इसका आंसर क्या होगा, कंसिडरेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन एज एन एसेंशियल कंडीशन, यानी कि जो अनिवार्य शर्त होता है उसमें प्रतिफल का अपवाद नहीं है। तो प्रतिफल का अपवाद होने का मतलब क्या है, धारा 25 का अपवाद। धारा 25 क्या कहती है कि बिना प्रतिफल के आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर उसका अपवाद है यानी कि प्रतिफल के बिना भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होता है। जैसे हमारे माँ बाप हमको जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करते हैं उसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन होने की वजह से प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती है। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप्ट, यानी कि कोई ऐसा ऋण है, कोई भी ऐसा कर्ज है जिसका समय बीत चुका है, लेकिन सामने वाला कहता है कि ठीक है, मैं समय बीत जाएगा उसके बाद भी मैं आपको दे दूंगा पैसा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो पहले से ही बना हुआ था। तो जब समय बीत गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, अब इसके बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो जहाँ पे एक पक्षकार कुछ नहीं दे रहा है, वो तो पहले दिया था पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में, अभी तो कुछ नहीं ना दे रहा है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वो एक वादा दे रहा है बी ए को कि अगर समय भी बीत जाएगा तभी मैं आपके ऋण को चुका दूंगा, भले कंसिडरेशन नहीं है, ये भी क्या होगा, वैलिड होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है। और यहाँ पे पूछा है कि अपवाद नहीं है, तो जब अपवाद नहीं है तो ऑप्शन कोई भी इसमें से करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, एज पर सेक्शन 2D, धारा 2D के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिफल नहीं है। तो प्रतिफल आपका भूत भविष्य वर्तमान तीनों हो सकता है। प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी कार्य करने या न करने से न करने, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट हिंदी में गलत हो गया है, किसी कार्य को करने या न करने से किया गया वादा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ किया गया है या कुछ करने के लिए कहा गया है, और फ्यूचर का, यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। और यहाँ पे पूछा क्या था कि बताइए कि प्रतिफल में नहीं इंक्लूड होगा, तो तीनों इंक्लूड होंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, इसमें से कौन सा वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। तो ये जो ऑप्शन आपके तीनों है, चाहे प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर का हो गया, चाहे पास्ट का हो गया, तो ये वैलिड होते हैं, लेकिन जो अनलॉफुल है, अवैधानिक प्रतिफल है, वो वैलिड नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, एज अ जनरल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज, एक सामान्य नियम के रूप में बिना प्रतिफल के किया गया समझौता क्या होता है। तो सामान्यतः क्या बोला जाता है, धारा 25 के अनुसार, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कंसिडरेशन आवश्यक होता है, अगर वो कंसिडरेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन अगर मैं आपको ये दे दूं कि एक है वॉइड एग्रीमेंट और एक है आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ, प्रतिफल किसकी इच्छा पर होना चाहिए। तो ये हमेशा वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए, प्रोमिजर, एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिजर। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, ए प्रॉमिस टू ऑब्टेन अ, ये मैं केस आपको समझा दे रही हूँ, ए और बी है, यहाँ पे ए कहता है कि मैं आपको जॉब दिला दूंगा, बी कहता है एक गवर्नमेंट जॉब दिला दूंगा, ए कहता है, और बी कहता है कि ठीक है मैं इसके बदले में आपको 5 लाख रुपया दे दूंगा। तो ये क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये एक तरीके का वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, व्यर्थ अनुबंध है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, व्यर्थ अनुबंध मतलब ये मत समझिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट वाला मैं बात कर रही हूँ, व्यर्थ अनुबंध मतलब व्यर्थ है पूरा, वो अनलॉफुल इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ठहराव है। तो इसमें क्या होगा, ये वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, ब्राइब दिया जा रहा है, घूस दिया जा रहा है, और वो क्या होता है, अनलॉफुल होता है। और धारा 23 में बताया गया है कि जब भी अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, दिस जनरल रूल इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर, बिना प्रतिफल के ठहराव शून्य होता है, ये कौन सी धारा में बताया गया है? तो ये बताया गया है धारा 25 में, ये तो आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, एज पर द जनरल रूल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध की गुप्तता के सिद्धांत क्या कहता है? तो देखिए सीधी सी बात है कि अनुबंध की गुप्तता से नाम से क्या लग रहा है कि कोई एक ऐसा पक्षकार है जो अनुबंध को जान ही नहीं रहा है। दो पक्षकार हैं ए और बी, वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक पक्षकार ऐसा है जिसको ये नहीं पता है कि इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रहा है, तो ये क्या सी ए के ऊपर या बी के ऊपर केस कर सकता है? तो अनुबंध का सिद्धांत ये कहता है, द रूल ऑफ प्राइवेटी, कि कोई भी पक्षकार जो कि अनुबंध से नहीं जुड़ा हुआ है वो केस नहीं कर सकता। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, यानी कि कोई भी अनुबंध से अजनबी इंसान मुकदमा नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन वहीं पर अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के बीच में, लेकिन सी को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है इनडायरेक्ट वे में, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी खरीद रहा है ए बी से और ये बोल रहा है कि मैं गिफ्ट करूंगा सी को, अगर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ गलतियां आ जाती हैं, चाहे कुछ हो जाता है, तो वो क्या कर सकता है? बी के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि इसके इंटरेस्ट से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। तो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली अगर आप कॉन्ट्रैक्ट से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप केस नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल शुड बी कंडीशनल एंड अनकंडीशनल एंड डैश, प्रस्ताव की स्वीकृति शर्त रहित एवं डैश होनी चाहिए, तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। अगर शर्त के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वो क्या बन जाता है? काउंटर ऑफर। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, द रेमेडीज ओपन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डैश, अनुबंध के खंडन पर पीड़ित पक्षकार के लिए क्या प्रावधान है? तो जब भी अनुबंध का खंडन होता है, जो उसमें से पीड़ित पक्षकार है यानी कि जो उसको सफ़र कर रहा है, उसको डैमेजेस मिलते हैं, इंजंक्शन मिलता है एंड क्वांटम मेरिट दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। कंपेंसेशन का मतलब क्या है कि जो भी उसको लॉस हुआ उसकी रिकवरी होगी। निषेधाज्ञा का मतलब क्या होता है कि कोर्ट कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन पारित कर देती है जिसमें जो दूसरा पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार के अलावा जिसने उसका खंडन किया है, उसको कोई काम करने से रोक देती है। जैसे मान लेते हैं कि ए ने बी को इनविटेशन दिया था किसी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, बी कहता है उस टाइम पे कि ठीक है हम आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पूरा अच्छे से हो जाता है, लेकिन वो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं आता है, तो उस टाइम पे कोर्ट बी को आदेश दे सकती है कि आप स्टेज पे परफॉर्मेंस उस दिन कहीं और नहीं करेंगे, तो वो क्या होता है? निषेधाज्ञा होता है, यानी कि किसी कार्य को करने के लिए रोकना। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? जितना वह योग्य है, यानी कि कोई भी पक्षकार, कोई भी पीड़ित पक्षकार है, उसको कोई लॉस हुआ है, तो जितना भी लॉस हुआ है वो प्राप्त करने के लिए वो उसके पास राइट होते हैं, उसके पास वो अधिकार होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया हो। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।